बच्चों, इग्नो के स्टडी सेंटर निर्माण कैंपस सुनाम में मैं डॉक्टर हरिंदर कुमार आप सभी हिंदी प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हमने कोर्स कोड BHDLA 138 की यूनिट 1 इकाई 1 का अध्ययन करना है। इस इकाई में हम लोगों ने क्या पढ़ना है? इस इकाई में हम लोगों ने मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी पूस की रात के बारे में पढ़ना है। पूस की रात कहानी मुंशी प्रेमचंद जी की एक बहुत ही अच्छी उम्दा कहानियों में से एक है। हिंदी कथा साहित्य अर्थात कहानियों और उपन्यासों की वास्तविक शुरुआत जो है वो मुंशी प्रेमचंद जी से मानी जाती है। ऐसा नहीं है कि इसके पहले कहानियां नहीं थी, लेकिन इससे पहले जो कहानी का स्वरूप था वो केवल मनोरंजन और तिलिस्म था। उनके साहित्य में नगर जीवन का चित्रण तो मिलता ही है, साथ ही ग्राम जीवन, ग्रामीण जीवन, विशेषतः कृषकों और श्रमिकों के जीवन की निर्धनता, ऋणग्रस्तता, भूख और अशिक्षा, कुपोषण, दहेज, बाल विवाह जैसी अनेकों समस्याएं, इन समस्याओं की खुलकर अभिव्यक्ति भी मुंशी जी प्रेमचंद जी की कहानियों में मिलती है। सामाजिक सरोकारों से जुड़ी हुई इनकी जो रचनाएं हैं, उन्हें हम या उन रचनाओं में हमें आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद का चित्रण भी देखने को मिलता है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि एक और जीवन के प्रति इनका दृष्टिकोण जो अन्य जागरूक लेखकों की भांति यथार्थवादी रहा है, और दूसरी ओर जगत के प्रति पूर्ण आशा और आस्था रखने के कारण इनकी रचनाओं में आदर्शवादी जीवन दर्शन का भी प्रकाशन हुआ है। उनकी कहानियों और उपन्यासों में मानव मात्र के सुख दुख, हर्ष, विषाद, आशा और निराशा इत्यादि अनेकों मानवीय भावों की सशक्त अभिव्यक्ति जो है वो हुई है। कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं तो यह कहा जा सकता है कि प्रेमचंद की जो रचनाएं हैं उनमें भारतीय जीवन, सभ्यता और संस्कृति के अनूठे और यथार्थ चित्रों की सशक्त अभिव्यक्ति हुई है। इसी कारण हिंदी कथा साहित्य के शिरोमणि और प्रवर्तक साहित्यकारों में इन्हें महत्वपूर्ण दर्जा जो है प्राप्त है। पूस की रात शीर्षक कहानी प्रेमचंद जी की एक प्रगतिशील और यथार्थवादी कला की प्रतिनिधि कहानी है। कहानी के मुख्य पात्र की अगर मैं बात करूं तो कहानी का मुख्य पात्र बेटे कौन है? हल्कू। हल्कू कौन है? हल्कू एक निर्धन किसान है। इस कहानी में उस निर्धन कृषक मतलब किसान की दयनीय दशा का मार्मिक बखान किया गया है। वो महाजन से लिए गए ऋण अर्थात कर्जे के भार से वह बुरी तरह दबा हुआ है। फिर भी पूस की कड़कड़ाती सर्दी की जो रात है, पूस अर्थात एक मास, एक महीने का नाम है, पूस मास की जो कड़कड़ाती सर्दी में रात के समय जागकर वह अपने खेतों में चरते हुए जानवरों से उसकी रक्षा तक नहीं कर पाता। इस तरह आंखों के ठीक सामने अपना खेत बर्बाद हो जाने पर वह सरकार को मालगुजारी
चुकाने के लिए एक किसान से साधारण खेत मजदूर बन जाने की करुण त्रासदी भोगने के लिए भी विवश हो जाता है। कहानीकार के मतानुसार तत्कालीन कारूर सामंती व्यवस्था में किसान अन्न वस्त्र की समुचित व्यवस्था से भी पूरी तरह से वंचित थे। उस समय की बात है। आज भी किसान की दशा, जो बहुत निर्धन किसान हैं, जिनके पास बहुत कम जमीन है, कम भूमि है, उनकी दशा आज भी यही है। आज भी किसान जो है, पहले साहूकारों से ऋण लेता था, आज वो बैंकों से ऋण लेता है। उसके पास पहले भी अनाज नहीं बचता था और पेट भर अनाज उसको आज भी नहीं मिलता। तो मुंशी जी की यह जो कहानी है, प्रेमचंद जी की यह जो कहानी है, वो आज के समय में भी, आज के दौर में भी किसानी जो व्यवस्था है, किसान की जो दशा है, उसको स्टीक पाठक के सामने रखने में सफल होती है। हल्कू नामक जो कथा का नायक है, पूस की रात कहानी का नायक जो है हल्कू, इस निर्मम व्यवस्था, ये जो निर्मम व्यवस्था है, उससे लड़ने की अपेक्षा उनके आगे पूरी तरह से समर्पण करके दीन से दीनतर अवस्था में पहुंच जाता है। और यही जो है वो इस कहानी का मुख्य वर्ण्य विषय है। कहानी में शीत के कारण, शीत मतलब सर्दी के कारण, हल्कू के शरीर में अक्रमण्यता और आलस्य ठीक उसी प्रकार से घर कर लेता है जिस प्रकार से कफन कहानी के घीसू और माधव के शरीर में। स्थूल दृष्टिकोण से इसे एक प्रतिक्रियावादी सोच का प्रमाण समझा जा सकता है, जबकि यह कहानी क्रूर और निर्मम सामंती व्यवस्था को ही उसके चारित्रिक पतन का पूर्णतः उत्तरदायी ठहराती है। हल्कू की कामचोरी या निष्क्रियता का मूल कारण, उसकी जो कामचोरी है, उसकी जो निष्क्रियता है, उसका मूल कारण क्या है? उसका मूल कारण जो है वो एक महाजन जिसका नाम सहना है, कहानी में जिसका नाम क्या है? सहना, उसे ही माना गया है। क्यों माना गया? क्योंकि सहना का जो नाम था, उसी नाम के अनुसार जो हल्कू था उसने ढेर सारा ऋण ले रखा था। महाजन का सहना नाम भी अत्यंत व्यंजनापरक है, क्योंकि किसानों को ऐसे सूदखोर महाजनों की अधिक ब्याज दर और अन्य अत्याचारों को मन मारकर सहना ही पड़ता है। अब आप देखो, किसानों को मन मारकर अत्याचार को सहना ही पड़ता है, और साहूकार का नाम भी क्या है? सहना। इस प्रकार लेखक यहां कोई नकली आदर्श खड़ा नहीं करता। वह हल्कू को गोदान उपन्यास के होरी की तरह, अब गोदान उपन्यास आपने पढ़ा होगा। गोदान उपन्यास में भी क्या था? गोदान उपन्यास का जो प्रमुख पात्र था होरी, वह भी किसान था और उसके पास, वो भी निर्धन था, उसके पास भी इतना धन नहीं था कि वो भर पेट भोजन कर सके या अपने परिवार को, वो अपने परिवार का अच्छे से वो पालन पोषण कर सके। तो ये ऐसी ही दशा मुंशी प्रेमचंद जी ने पूस की रात कहानी में हल्कू की बताई है। वह हल्कू को गोदान उपन्यास के होरी की तरह किसी सशस्त्र क्रांति के लिए तैयार नहीं करता। हाँ, वह एक त्रासदी अवश्य रच देता है जिसकी करुण अनुगूंज जो है वो पाठकों के मनों में निर्दयी व्यवस्था के प्रति सार्थक आक्रोश उत्पन्न करने में सफल रहती है। तो ये जो मैंने आक्रोश की बात की, सार्थक आक्रोश, आक्रोश क्या है? आक्रोश है गुस्सा। अब गुस्सा किसके प्रति है? गुस्सा है व्यवस्था के प्रति।
अगर व्यवस्था जो है वो ठीक हो, अगर हम लोग बात करें कि न्याय है, कानून है, समाज के रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, वो सबके लिए एक जैसी हों, और कम से कम हर व्यक्ति को इतना तो भोजन या इतनी तो व्यवस्था उसके लिए होनी चाहिए कि उसे भर पेट भोजन और तन ढकने के लिए कपड़ा जो है वो तो अवश्य मिले। और जब ऐसा नहीं होता तो ही पूस की रात जैसी कहानियां जो हैं वो निर्माण होता है, उनका वो बनती हैं। क्योंकि बेटे लेखक जो है वो जो देख रहा है समाज में, वो समाज में जो भोग रहा है, जो वो देखता है, जो वो भोगता है, उसी का चित्रण वो अपने कहानियों में, अपने नाटकों में, अपने उपन्यास में पात्रों के माध्यम से करता हुआ दिखाई हमको देता है। तो ये जो लेखक है ये समस्याएं अपने आप से नहीं, अपनी कल्पना से नहीं बनाता। समाज में भ्रष्टाचार है, समाज में सूदखोरी है, समाज में रिश्वतखोरी है, समाज में अत्याचार है, अनाचार है। तो ये जो अत्याचार है, अनाचार है, नारी की दुर्दशा है, तो ऐसी ही सामाजिक समस्याओं को लेकर, आर्थिक समस्याओं को लेकर, राजनैतिक समस्याओं को लेकर लेखक जो है वो अपनी सशक्त कलम जो है वो चलाता है। तो आज की ये जो पूस की रात कहानी है, अगर मैं बात करूं कि इस कहानी में से हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से बनते हैं, जो प्रश्न आपने परीक्षा की दृष्टि से तैयार करने हैं, तो सबसे पहले आपको पूस की रात कहानी का सार आना चाहिए। आपको कहानी पता होनी चाहिए। अगर आपको कहानी पता है तो ही आप कहानी के बीच में से जो छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं, या कहानी के बीच में से जो संवाद आपको पेपर में आता है ना, सप्रसंग व्याख्या करें, तो सप्रसंग व्याख्या भी आप तभी अच्छे ढंग से कर सकते हो जब आपको ये पता हो कि ये जो पैराग्राफ, ये जो पंक्तियां हम लोगों को दी गई हैं, ये किसने कब किसको कही, ठीक है, और ये किस कहानी में से ली गई हैं। अगर आपको कहानी आपने पढ़ी होगी तो कहानी जो पैरा आपको सप्रसंग व्याख्या के लिए आया है उसको पढ़ते ही आपको पता चल जाएगा कि ये जो कहानी है ये किस कहानी से लिया गया है, पूस की रात कहानी से लिया गया है। लेकिन अगर आपने मूल कहानी का अध्ययन नहीं किया, अगर आपने मूल कहानी नहीं पढ़ी, तो ऐसा करने में आपको परेशानी हो सकती है, ठीक है। और उसके बाद जैसे मैंने पहले कहा कि कहानी का सार आपको आना चाहिए। दूसरा, कहानी में पात्र कौन कौन से हैं, मुख्य पात्र कौन से हैं, गौण पात्र कौन से हैं, ठीक है, कुल पात्र कितने हैं, अच्छा पात्र कौन है, बुरा पात्र कौन है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आती है बेटे कहानी का उद्देश्य। कहानी का उद्देश्य क्या है? कहानी के माध्यम से जो लेखक है वो अपना कोई ना कोई मैसेज, अपना कोई ना कोई बात पाठक तक पहुंचाना चाहता है। लेखक हमको क्या समझाना चाहता है, लेखक हमको क्या बताना चाहता है। अगर हम वो बात समझने में सफल हो गए तो कहानी लिखने की जो लेखक की दृष्टिकोण था हम उसे समझ गए, तो इसका अर्थ है कि हम कहानी अच्छे से समझ गए और लेखक भी अपनी कहानी लिखने के लिए सफल रहा। तो कहानी का उद्देश्य भी हमें पता होना चाहिए। उसके बाद जो और तरह के प्रश्न बनते हैं वो क्या है? वो है कि कहानी की तात्विक आधार पर समीक्षा करें, या जो कहानी विधा के तत्व हैं उन तत्वों के आधार पर। कहानी विधा के तत्व आपको पता ही होंगे, जैसे कथानक, चरित्र चित्रण, संवाद,
भाषा शैली, पात्र चित्रण, तो ये क्या है, ये कहानी के तत्व हैं। तो कहानी के तत्वों के आधार पर पूस की रात कहानी की समीक्षा भी आपको आनी चाहिए। ठीक है बेटे। और उसके बाद जो मैंने पहले आपको कहा कि सप्रसंग व्याख्या, अगर आपको कहानी पूरी आती होगी तो सप्रसंग व्याख्या करना भी आपके लिए आसान होगा। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में हम इसी कोर्स कोड BHDLA 138 की अगली इकाई का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।